हेलो दोस्तों। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपना चैप्टर 4 यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसा समझ लीजिए, हमने अभी तक जो पढ़ाई की है, एक्चुअली हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है वो हमने इसके लिए, ये यूनिट के लिए बेस तैयार किया था। आपने जो भी डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा है, प्रोडक्शन और कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ा है, या इस चैप्टर में भी जो पहले 2 यूनिट्स पढ़े हैं, उसमें आपने जो कुछ भी नॉलेज गेन किया है वो सारा नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करना होगा दोस्तों। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं इसके पहले वाले, या आपके वो पहले वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको ये वाला यूनिट समझने में दिक्कत हो सकती है दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चों को ये वाला यूनिट समझ में नहीं आता है। मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाऊं, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा के लूं। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट स्टार्ट करने से पहले जो इस यूनिट में काम में आने वाले हैं, जो हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, एक बार मैं आपको शॉर्ट में वो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। उसके बाद मैं यूनिट के ऊपर आता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमको करना क्या है इस यूनिट में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर मैं आपको समरी बताऊंगा जो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, उसका जो कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे लगने वाले हैं। उसके बाद फिर मैं ये यूनिट की स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले इस यूनिट में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं, और हमको ऐसे अलग अलग टाइप के मार्केट्स के बारे में स्टडी करना है। जैसे कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारा कंपटीशन होता है, तो उस मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, या फिर कितना प्रोडक्शन करना है, एक सेलर कैसे डिसाइड करेगा उसको कितना प्रोडक्शन करना है, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है, हमको वो डिसाइड करना होगा। फिर हम एक और टाइप का मार्केट देखेंगे। जैसे मान लो मोनोपोली है। कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जहां पे सिंगल सेलर होता है, उसकी मोनोपोली होती है, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट बनाने वाला मार्केट में रहता ही नहीं है। तो ऐसे टाइप का अगर मार्केट है तो फिर वो जो सिंगल सेलर है वो कितना आउटपुट बनाएगा, उसकी प्राइस कितनी रखेगा, वो भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। फिर हम एक और मार्केट देखेंगे जिसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। उसमें भी हम देखेंगे कि अगर उस टाइप का मार्केट रहा तो फिर एक सिंगल सेलर जो होता है, एक सेलर जो होता है, वो कितना प्रोडक्शन करेगा और उसकी प्राइस कितनी रखेगा। फिर हम लास्ट में देखेंगे ओलिगोपोली में। तो ऐसे हम अलग अलग टाइप के मार्केट्स देखने वाले, डिपेंड किसमें कितनी कंपटीशन है। हो सकता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हो सकता है कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है कंपटीशन ना ज्यादा है ना कम है, मीडियम है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के मार्केट है। उसमें अगर हमको खुद को प्रोडक्शन करना हो तो हमने कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, और वो जो हम गुड्स बना रहे हैं उसकी प्राइस क्या रखनी चाहिए, ये भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों। तो सिंपली आप ऐसा समझ के चलो कि आप खुद सेलर हो, और आप एक नई फैक्ट्री स्टार्ट करने वाले हो, एक न्यू फॉर्म स्टार्ट करने वाले हो, और आप उसमें गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हो। और आपका जो गुड्स है ना वो रिलेटेड टू दैट मार्केट है, जो मार्केट हम स्टडी करने वाले हैं। तो जब मैं कंपटीशन वाला मार्केट उठाऊंगा ना, तो समझ लेना कि आप ऐसे मार्केट में जाने की कोशिश कर रहे हो जहां बहुत सारी कंपटीशन है। तो दोस्तों, मार्केट के हिसाब से अपने को तय करना होता है ना कि कितना आउटपुट देना है, कितना हम प्रोडक्शन करेंगे फैक्ट्री में, कितना हम उसका प्राइस रखेंगे प्रोडक्ट का। ये दो चीजें हमको डिसाइड करनी है। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी आउटपुट के ऊपर एक चैप्टर पढ़ रखा है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। हमने टोटली जो भी प्रोडक्शन की बातें की थी वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वाले यूनिट में की थी। वहां पे हमने कुछ थ्योरीज देखी थी। एक था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और दोस्तों, हमने लॉन्ग रन में देखा था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो जो हमने वहां पे पढ़ा था दोस्तों, वही बात यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा था कि वहां पे हमने 3 स्टेजेस देखी थी प्रोडक्शन की। से फॉर एग्जांपल, हमने वहां पे देखा था, हमने वहां पे देखा था कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो होता है, वो जब प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है, शॉर्ट रन की बात चल रही है दोस्तों, वो जब प्रोडक्शन स्टार्ट करना चालू करता है तो दोस्तों
फर्स्ट स्टेज में वो रुकता नहीं है और थर्ड स्टेज में वो जाता नहीं है। दोस्तों हमने देखा था जैसे जैसे आप लेबर को इंट्रोड्यूस करते जाओगे, शॉर्ट रन में क्या था, एक फैक्टर जो था वो वेरिएबल था और बाकी के जो फैक्टर्स थे वो फिक्स थे, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। तो हमने वहां पे देखा था जैसे आप लेबर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रोडक्शन आपका बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे एक स्टेज आएगी जब आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा, और इसके बाद अगर आप और प्रोडक्शन करना चाहोगे तो फिर वो धीरे धीरे गिरता जाएगा। जैसे जैसे आप लेबर इंट्रोड्यूस करते जाओगे, पहले तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तेजी से, फिर एक स्टेज आएगी आपको लेबर बढ़ाने से कोई इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है, आपका प्रोडक्शन उतना ही होगा, स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप और लेबर बढ़ाने की कोशिश करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय कम होता जाएगा। तो हमने ऐसी उसकी 3 स्टेजेस बनाई थी, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, ऐसे 3 स्टेजेस हमने बनाई थी। तो हमने उसमें देखा था कि स्टेज 1 में हम रुकने नहीं वाले हैं, स्टेज 3 में हम जाने नहीं वाले हैं। कि स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 में हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो गिरना चालू हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, गिरना नहीं नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव तो हमको मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर मैं लेबर को लाऊंगा तो मेरा प्रोडक्शन तो कम हो जाएगा, तो कम तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे तो बढ़ाना ही है ना। तो इसलिए मैं सेकंड स्टेज में रुकूंगा। और तब मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेज में कहां रुकना है। तो काफी सारे बच्चों का ये आंसर था कि सर हम एट द एंड ऑफ सेकंड स्टेज रुकेंगे। तब मैंने आपको बताया था एट द एंड ऑफ सेकंड स्टेज नहीं रुकेंगे, क्योंकि आप सिर्फ प्रोडक्शन को देख रहे हो, आप उस पॉइंट को देख रहे हो जहां पे मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन दोस्तों सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाना है हमको, हमारा फर्म का जो मकसद होता है प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं होता है, हमारे फर्म का, हमारे बिजनेस का एम होता है प्रॉफिट्स बढ़ाना, ठीक है। तो मैं उस पॉइंट पे रुकूंगा जहां मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है ना। रुकूंगा तो सेकंड स्टेज में ही, लेकिन कहां पे, तो मुझे हर एक सेकंड स्टेज में हर एक पॉइंट पे मुझे ये देखना होगा मेरा प्रॉफिट कहां ज्यादा हो रहा है। हो सकता है मेरा प्रॉफिट इस स्टेज पे हो जाए तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, आगे क्यों जाऊं मैं, क्योंकि आगे जाने से क्या होगा, मेरा प्रॉफिट वापस रिटर्न आ जाएगा। प्रोडक्शन तो बढ़ेगा लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं होगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है, कि हो सकता है मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊं तो प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करने के चक्कर में मुझे कॉस्ट बहुत ज्यादा लगे, प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट तो लगेगी ना, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लगी, और मुझे एडिशनल यूनिट बेच के, वो जो मैंने एडिशनल यूनिट बनाए थे जिसकी कॉस्ट मुझे बहुत हाई लगी है, वो बेचने के लिए मुझे सेलिंग प्राइस कम करना पड़ेगा। क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा है कि अगर आपको प्राइस को बढ़ाओगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर आप प्राइस को कम करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दूंगा तो मेरे पास ज्यादा आउटपुट आ जाएगा, और ज्यादा आउटपुट मुझे बेचना है तो मुझे मेरी प्राइस को कम करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे काफी सारे रीजंस है जिसकी वजह से मैं प्रोडक्शन जो है, ऐसा नहीं है कि मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ने ही वाले हैं। हो सकता है ज्यादा प्रोडक्शन करने से भी मुझे लॉस होना शुरू हो जाए। क्यों, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में करूंगा उसकी कॉस्ट तो मुझे ज्यादा आएगी, लेकिन मैं बेच नहीं पाऊंगा मार्केट में। मुझे बेचने के लिए, एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने के लिए मुझे मेरा प्राइस जो है कम करना पड़ेगा। तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्राइस कम करनी पड़ेगी, तो दोनों तरफ से मेरा लॉस होने वाला है। इसीलिए हो सकता है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने से मैं, मेरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाए, है ना। इसीलिए मैं उस स्टेज पे रुकूंगा जहां पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, जहां पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा। तो दोस्तों ये हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये चर्चा की थी। उसके बाद दोस्तों हमने थ्योरी ऑफ कॉस्ट ये नाम का यूनिट स्टार्ट किया था। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में मैंने आपको कॉस्ट के बारे में काफी सारा वहां पे बताया था। हमको सिर्फ वहां से 2 कर्व्स यहाँ पे काम में आने वाले हैं, तो सिर्फ मैं वो 2 कर्व्स की चर्चा करूंगा, उतना ही मैं आपको बताने वाला हूं। देखो वो 2 कर्व्स के बारे में हमने क्या चर्चा की थी। हमने देखा था हमने दोस्तों ये देखा था वहां पे कॉस्ट के बारे में, एक हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में क्या पढ़ा था हमने, कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट तो कम होते जाएगी, तेजी से कम होगी। फिर एक स्टेज आएगा जब मार्जिनल कॉस्ट लोएस्ट पॉइंट पे रहेगी, उसके बाद आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन चालू करना स्टार्ट करोगे, ज्यादा प्रोडक्शन करना चालू करोगे, तो फिर ये कॉस्ट जो है ये तेजी से बढ़ने वाली है। तो ये हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व पढ़ा था, आपको ये कर्व ध्यान में रखना पड़ेगा ये यूनिट समझने के लिए।
और हमने एक और कर्व पढ़ा था जिसको हम कहते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, एटीसी कर्व जिसको कहते हैं। वो भी हमने पढ़ा था कि ये कर्व जो है पहले धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होता है, फिर एक पॉइंट पे ये लोएस्ट रहता है, उसके बाद ये फिर वापस बढ़ना स्टार्ट करता है। तो ये दो कर्व्स आपको ध्यान में रखने होंगे, ये हमको इस यूनिट में काम में आने वाले हैं। फिर हमने दोस्तों यही चैप्टर के पहले 2 यूनिट पढ़े थे, उसमें हमने रेवेन्यूज वाले कर्व पढ़े थे। अब वो जो रेवेन्यूज वाले कर्व है और ये कॉस्ट वाले जो कर्व है, ये मुझे दोनों कंबाइन करके यहाँ पे बनाने होंगे, क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यूज ये कंपेयर करने से ही मुझे पता चलेगा मैं प्रॉफिट में हूं कि लॉस में हूं। क्लियर? और जहां पे मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा उस पॉइंट पे मैं रुकूंगा, और उस पॉइंट पे रुकने से मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है। क्लियर? समझ रहे हो? तो जहां पे रेवेन्यूज और कॉस्ट का कंपैरिजन हो पाएगा उस स्टेज में ही मुझे पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और जो पॉइंट पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा मैं उतना ही गुड्स प्रोड्यूस करूंगा। क्लियर? तो प्रोडक्शन कितना करना है ये डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर और रेवेन्यूज के ऊपर, क्योंकि हमारी फर्म का हमारा सिर्फ एक ही एम है, हमको प्रॉफिट चाहिए मैक्सिमम। और प्रॉफिट कैसे पता चलता है? जब आप कॉस्ट और रेवेन्यू को कंपेयर करते हो। ठीक है? कॉस्ट और रेवेन्यू को कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट पता चलेगा, प्रॉफिट पता चलेगा तो जो जितना मैक्सिमम प्रॉफिट जहां पे हमको मिलता होगा हम सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है? इसीलिए हम इस यूनिट में कॉस्ट वाले कर्व्स और रेवेन्यूज वाले कर्व यूज करते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि हमको कितना प्रोडक्शन करना है। समझ गए ना? कॉस्ट और रेवेन्यू को क्यों कंपेयर करना है? प्रोडक्शन डिसाइड करने के लिए, क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यू से ही मुझे पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और मुझे मेरी फर्म का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मेरा प्रॉफिट चाहिए मैक्सिमम। और प्रॉफिट कॉस्ट और रेवेन्यू को कंपेयर करने से ही पता चलता है। जो पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो पॉइंट मैं लॉक कर दूंगा कि भाई अब मुझे इतना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करना है, तो मुझे क्वांटिटी मिल जाएगी। फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा मुझे प्राइस कितनी रखनी है। समझ रहे हो? तो ऐसे हमको सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स हमको हर मार्केट में, हर टाइप के मार्केट में डिसाइड करने हैं। मार्केट बदल जाएगा उसके हिसाब से आउटपुट बदल जाएगा, उसके हिसाब से प्राइस बदल जाएगा। हर एक मार्केट में आउटपुट डिफरेंट रहने वाला है, प्राइस डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है? आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है? आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉस्ट और रेवेन्यू को कंपेयर करके। ठीक है? तो मुझे वो दोनों कर्व्स जो हमने कॉस्ट वाले यूनिट में पढ़े हैं और जो हमने रेवेन्यूज वाले यूनिट में पढ़े हैं, ये अब सारे कर्व्स मुझे कंबाइन करके एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे, और फिर मुझे पता चलेगा कितना प्रोडक्शन करना है, मुझे आउटपुट मेरा मिल जाएगा। ठीक है? और प्राइस भी मुझे उसी ग्राफ पे मिल जाएगा। क्लियर? समझ रहे हो? सिर्फ ये 2 कर्व मुझे काम में आने वाले। अब एक और जनरल नॉलेज, थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात बताता हूं। ज्यादातर बच्चे जो है कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे कर्व्स इसमें आ जा रहे हैं। कॉस्ट को हमने अलग से पढ़ा था तो वो तब कंफर्टेबल होते हैं जब वो यूनिट पढ़ रहे होते हैं, फिर जब रेवेन्यूज वाले कर्व पढ़ रहे होते हैं तो वो उसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, काफी सारे कर्व्स हम मिक्स कर देंगे जो जो हमने सेपरेट स्टडी किया था। तो अब कंबाइन होने की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट आना शुरू हो जाता है, उनको ये समझता ही नहीं है। तो एक बात ध्यान में रखना, अब आपसे ही मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मुझे एक बात बताओ, मार्केट बदल जाएगा, मार्केट बदल जाएगा तो मेरे रेवेन्यूज अफेक्ट होंगे कि मेरी कॉस्ट अफेक्ट होगी? क्या मेरी कॉस्ट मार्केट से रिलेटेड है? क्या मेरी कॉस्ट डिपेंड करती है मार्केट कौन सा है उसके ऊपर? मान लो अगर मैं ऐसे मार्केट में मेरा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूं जहां बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, वो वाले मार्केट में मुझे जाना है और मेरा प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है वो सेल करना है। और मान लो मैं दूसरे मार्केट में जा रहा हूं जहां पे कंपटीशन इतनी ज्यादा नहीं है, उस मार्केट में मुझे प्रोडक्ट सेल करना है, तो क्या मेरी कॉस्ट बदल जाएगी? मार्केट बदलने की वजह से मेरी कॉस्ट चेंज हो जाएगी? जब मैं कंपटीशन वाले मार्केट में जा रहा था तो जो मुझे कॉस्ट आ रही थी प्रोडक्ट बनाने की, अब मैं दूसरे मार्केट में जा रहा हूं प्रोडक्ट सेल करने जहां इतनी कंपटीशन नहीं है, तो इस मार्केट में जाने की वजह से मुझे जो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा उसकी जो कॉस्ट आएगी, क्या दोनों कॉस्ट में डिफरेंस रहेगा? अब एक बात है, दोनों कॉस्ट में डिफरेंस मेरे हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए दोस्तों। इसका मतलब एक ही है, आपके जो कॉस्ट के कर्व्स है ना,
ये फिक्स है, ये मार्केट कोई भी आएगा ना, कॉस्ट के कर्व्स आपके वैसे ही रहने वाले हैं। आपको दो ही कर्व्स याद रखने हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, एटीसी कर्व और एमसी कर्व। ये दो कॉस्ट कर्व आपको ध्यान में रखने हैं, ये हर ग्राफ में आएंगे। और दोस्तों मजे की बात ये है कि आपका मार्केट बदल भी जाएगा ना, तो भी ये कॉस्ट के कर्व वैसे ही रहने वाले हैं। मीन्स मैं जितने भी टाइप के मार्केट स्टडी करने वाला हूं, उन सब मार्केट्स में कॉस्ट वाले कर्व्स चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट बदलेगा, उसके हिसाब से मेरा रेवेन्यूज बदल जाएगा। क्लियर? क्योंकि रेवेन्यू डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, मेरी प्राइस बदल जाएगी। मान लो मैं बहुत कंपटीशन वाले मार्केट में जा रहा हूं, तो मुझे प्राइस जो है वो लो रखनी पड़ेगी। प्राइस लो रखूंगा तो मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा, लेकिन मेरी कॉस्ट जो थी मैन्युफैक्चरिंग की वो तो उतनी ही रहेगी ना। और मान लो मैं दूसरे मार्केट में जा रहा हूं जहां कंपटीशन नहीं है, तो मैं प्राइस थोड़ी ज्यादा रखूंगा। प्राइस ज्यादा रखूंगा तो मेरे रेवेन्यू ज्यादा होंगे, लेकिन मेरी कॉस्ट तब भी तो उतनी रहेगी ना जितनी पहले थी। समझ रहे हो? क्योंकि कॉस्ट का मार्केट के टाइप से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई भी मार्केट में आप जा रहे हो, आपकी कॉस्ट जो बनाने को लग रही है वो तो उतनी ही लगेगी ना, उसमें थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा? सिर्फ रेवेन्यूज वाले का हो। वो भी डिपेंड करते हैं आप कौन से टाइप के मार्केट में जा रहे हो। वो भी बहुत सिंपल है अगर आप लॉजिक लगाओगे तो, और वही लॉजिक हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्लियर? आई होप अभी तक मैंने जो बोला है आपको समझ में आया है। अगर स्टिल अभी तक डाउट जा रहा है, अभी तक जो मैंने आपको समझाया अगर ये नहीं समझा है, तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। ये जो पहले टाइप का मार्केट मैं स्टार्ट करूंगा, ये हम काफी स्लो जाएंगे। इसमें स्लो जाने का कारण ये है क्योंकि ये पहले टाइप का मार्केट है, इसमें मैं सारे लॉजिक आपको बता दूंगा, सारे कर्व आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये एक बार पक्का हो गया ना, तो फिर आगे हम जितने भी टाइप के मार्केट देखने वाले हैं, उन सब में हमको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो बस 15-15 मिनट में खत्म होते जाएंगे। सिर्फ ये पहला ही मार्केट ऐसा है जिसमें मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर तो आप इतना एक्सपर्ट हो जाओगे ना उसमें, और यकीन मानो सबसे फेवरेट आपका यूनिट ये हो जाएगा ये लेक्चर सुनने के बाद, है ना। जिससे स्टूडेंट डरते हैं वही चैप्टर आपका फेवरेट बन जाएगा। इतना मजा आएगा, आप बोलोगे ऐसे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, हमको अलग अलग टाइप के मार्केट्स इसमें स्टडी करने हैं, और उस मार्केट में आउटपुट हमको कितना रखना है वो डिसाइड करना है। क्योंकि आप खुद को सेलर समझो, आप खुद को मैन्युफैक्चरर समझो, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको आउटपुट कितना बनाना है, और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्राइस क्या रखनी है अपने प्रोडक्ट की। क्योंकि दोनों डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मार्केट में एंटर करोगे ना, तो हमको वही डिसाइड करना है। तो इसलिए यूनिट का नाम ही है प्राइस, आउटपुट। ये दोनों डिटरमाइन करने हैं हमको, दोनों डिसाइड करने हैं। किसमें? अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। अलग अलग मार्केट के जो टाइप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, उसमें हमको दो चीजें डिसाइड करनी है। एक आउटपुट कितना बनाए, एक दूसरा प्राइस कितनी रखनी चाहिए। क्योंकि हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि हम सेकंड स्टेज में रुकेंगे, लेकिन कहां रुकेंगे ये हमको नहीं पता था। आज हमको वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, कि हमारा आउटपुट जो है ये डिपेंड करता है कॉस्ट कितनी है उसके ऊपर, और रेवेन्यूज कितने हैं उसके ऊपर। क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट पता चलेगा, और जो पॉइंट पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा उतना ही मैं प्रोडक्शन करूंगा, न कम न ज्यादा। ठीक है, और प्राइस ये भी डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर। अगर ज्यादा कंपटीशन वाला मार्केट है तो मुझे प्राइस कम रखना पड़ेगा, अगर कम कंपटीशन है ऐसे मार्केट में मैं जा रहा हूं, तो फिर प्राइस उसके हिसाब से डिसाइड होगी। तो यही चीजें हम दोस्तों डिसाइड करने वाले। बस आप इतना ध्यान रखना कि आप कॉस्ट के जो कर्व्स है इसको मत भूलना, ये कर्व्स ऐसे ही आएंगे। बस इसमें से मैं थोड़ा वेरिएशन कर देता हूं। ये जो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है ना, ये थोड़ा सा ऐसा जाता है, ये थोड़ा सा ऐसा जाता है बीच में से कट के, तो ठीक है, उसका कुछ इतना ये नहीं है। लेकिन ये कर्व दोनों ऐसे ही रहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कर्व और ये एटीसी कर्व, ये दो कर्व फिक्स हो गए। अब जो रेवेन्यूज वाले कर्व है ना, वो मार्केट के हिसाब से बदलते जाएंगे, क्योंकि रेवेन्यूज डिपेंड करते हैं प्राइस के ऊपर, और प्राइस डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर। ज्यादा कंपटीशन रहेगी तो प्राइस कम रखना पड़ेगा, प्राइस कम हो जाएगा तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, और कंपटीशन कम है तो प्राइस थोड़ी ज्यादा रहेगी, प्राइस ज्यादा रहेगी तो रेवेन्यू ज्यादा होगा। तो इसलिए मार्केट चेंज हो जाएगा तो रेवेन्यूज चेंज होने वाले हैं, कॉस्ट पे कोई भी असर नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मार्केट हमको देखना है दोस्तों, जिसका नाम है
परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन, इसके बारे में समझ लो ये कैसे टाइप का मार्केट है। अब दोस्तों, जब भी कोई मार्केट के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले उसके फीचर्स दिए होंगे, और ये फीचर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को ये बात पता होती है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ते भी है, और मजे की बात है कि वो रटते हैं। रटना नहीं है, ये जो मार्केट है ना, इस मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है, वो डिसाइड किसके ऊपर से होता है, उसके फीचर्स के ऊपर से। जैसे मान लो, थोड़ी देर के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, तो आपको उससे क्या पता चलता है? अगर कोई मार्केट में ज्यादा कंपटीशन होगी, तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ सेलर्स कितने रहेंगे? एक सेलर रहेंगे, दो सेलर रहेंगे, कि ज्यादा सेलर्स रहेंगे? सर, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक सेलर रहेगा तो कंपटीशन ज्यादा कैसे हो सकती है? कंपटीशन ज्यादा है इसका मतलब क्या? सर, नंबर ऑफ सेलर्स जो है ना, ये काफी ज्यादा होंगे। और मुझे एक बात बताओ, वो जो सेलर्स काफी ज्यादा होंगे, उनके पास एक जैसा प्रोडक्ट होगा कि अलग अलग प्रोडक्ट होगा? सर, क्या बात कर रहे हो? अगर सबके पास अलग अलग प्रोडक्ट रहता था तो फिर कंपटीशन कहां से होती थी? सर, कंपटीशन तो तब होगी ना जब सबके पास एक ही जैसा प्रोडक्ट है, तभी तो कंपटीशन होती है। सर, हमने आज तक तो ऐसा कभी देखा नहीं है कि काफी ज्यादा सेलर्स है और सबके पास अलग अलग प्रोडक्ट है, तो फिर कंपटीशन हो, उसमें कंपटीशन तो होने का सवाल ही नहीं है सर, क्योंकि सबके पास तो अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपको फीचर्स में बताए जाते हैं ना, ये एक्चुअली उस मार्केट के बारे में आपको बताया जाता है। जैसे फीचर में क्या लिखा होगा कि इस टाइप के मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ बायर्स कितने रहेंगे, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा। तो सबके पास सेम प्रोडक्ट होगा कि अलग अलग होगा? कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो सबके पास सेम प्रोडक्ट होगा, है ना। फिर उसके बाद में प्राइस कैसे होगी, फिर और काफी सारी बातें, ये जो फीचर्स है ना, इसके ऊपर से ही हमको मार्केट के बारे में पता चलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये फीचर्स को कभी हल्के में मत लेना, ये फीचर्स ही बताएंगे कैसे टाइप का मार्केट है। और आपको कैसे टाइप का मार्केट है ये पता चल गया ना, उसके हिसाब से आप आउटपुट डिसाइड कर सकते हो, उसके हिसाब से आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो, वही दोनों तो हमको डिसाइड करना है। ठीक है, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं फीचर्स पढ़ना। सबसे पहले हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन। ऐसा मार्केट जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ऐसा समझ लो। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन। तो ऐसे टाइप के मार्केट में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पे जो दिया हुआ है, वेजिटेबल्स मार्केट का दिया हुआ है। आप सब्जी मंडी में कभी जाते हो, वहां पे कैसे ज्यादा सेलर्स होते हैं कि कम सेलर्स होते हैं? काफी ज्यादा सेलर्स होते हैं, है ना। और सबके पास जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम तरीके का होता है ना। आप बोलोगे कि सर, हम खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं किसी के पास थोड़ा लो क्वालिटी का है, किसी के पास हाई क्वालिटी का है, तो यहाँ पे आप वो एज्यूम मत करो, आप वहां यहाँ पे वही एज्यूम करो कि सबके पास सेम टाइप का प्रोडक्ट है। ठीक है ना, जैसे आप आलू खरीदने जा रहे हो तो सबके पास आलू मिलेगा और ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। आप ये नहीं बता पाओगे कि ये कहां से लाया गया है, ये कौन से फार्म से लाया गया है। तो प्रोडक्ट सबके पास सेम है, ऐसा समझ के चलो, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे होता है। तो आइए पहले उसके फीचर्स पढ़ लेंगे, फिर हम समझ लेंगे कि इसमें आउटपुट कैसे डिसाइड करना पड़ता है और प्राइस कैसे डिसाइड होती है। मान लो मुझे वहां पे जाके शॉप लगाना है, मुझे भी वहां पे जाके शॉप लगाना है, मुझे भी मेरी फैक्ट्री लगानी है, उस मार्केट में मुझे एंटर करना है। तो एंटर करना होगा तो मैं कितना प्रोडक्शन करूं और उसकी प्राइस क्या रखूं, ये मुझे डिसाइड करनी है, वही हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। एक बायर नहीं होता है मार्केट में, काफी सारे बायर्स होते हैं। सब्जी मंडी में आप जाते हो, आप अकेले रहते हो क्या वहां पे खरीदने वाले? काफी लोग रहते हैं जो वहां पे सब्जी खरीदने आते हैं। और सेलर भी एक होता है कि काफी ज्यादा होते हैं, काफी सारे सेलर्स होते हैं, तभी तो कंपटीशन होगी ना। अगर एक ही सेलर रहेगा तो कंपटीशन कहां से होगी, है ना। कंपटीशन तभी हो सकती है जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, हर एक सेलर का जो शेयर है, ये टोटल मार्केट के जो सप्लाई का शेयर है वो कितना होगा? उसका जो शेयर होगा वो कितना होगा? टोटल मार्केट का जो सप्लाई है उसमें एक सेलर का शेयर बहुत कम होता है। मीन्स वहां पे कोई ऐसा सेलर नहीं है जो ज्यादा माल बेच पाता है। टोटल मार्केट का जो सप्लाई है, टोटल वो सब्जी मंडी का जितना भी सप्लाई होगा, उसमें से हर एक सेलर का शेयर जो है सप्लाई में, ये बहुत कम है, छोटा शेयर है। ठीक है, मीन्स कोई भी ऐसा बड़ा सेलर नहीं है वहां पे, सब छोटे छोटे सेलर्स है। ठीक है, और ऐसे ही
वहां पे जो भी खरीदने आते हैं सब्जी मंडी में जो भी बायर्स आते हैं, हर एक बायर जो वहां पे आता है, वो हर एक बायर का मार्केट की टोटल डिमांड में से, मार्केट की जितनी टोटल डिमांड है ना, उसमें से हर एक बायर का जो शेयर है वो बहुत कम रहेगा। मीन्स कोई भी बड़ा बायर वहां पे नहीं आता है, सब छोटे छोटे बायर्स आते हैं, है ना। मतलब टोटल मार्केट में जितना भी गुड्स डिमांड होने वाला है, उसमें से हर एक बायर का जो शेयर है वो छोटा छोटा रहेगा, और हर एक सेलर का टोटल सप्लाई जो हो रहा है मार्केट में, उसका छोटा शेयर उसका हर एक सेलर का रहेगा। मीन्स कोई भी बड़ा सेलर नहीं है, कोई भी बड़ा बायर नहीं है, सब छोटे छोटे है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहां पे अगर किसी की क्वांटिटी ज्यादा होगी, कोई सेलर मान लो बड़ा सेलर है, तो फिर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर देगा ना वो, फिर प्राइस तो उसके ऊपर डिपेंड रहेगी क्योंकि वो बड़ा सेलर है। समझ रहे हो? तो उसका हर एक सेलर का जो शेयर होता है छोटा होता है, और हर एक बायर का भी जो शेयर होता है छोटा होता है। इसका मतलब कोई भी बायर, नो बायर और नो सेलर इज इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस, डिमांड और सप्लाई इन द मार्केट। कोई अकेला बायर, कोई अकेला सेलर वो ऐसी पोजीशन पे नहीं होता है, डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं होता है, ताकि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सके या फिर सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सके। मैं सब छोटे छोटे सेलर्स है, सब छोटे छोटे बायर्स है, हर एक का जो शेयर है ना वो कम है बहुत टोटल मार्केट की कंपेरिजन में। ठीक है, इसलिए प्राइस जो रहती है उनके हाथ में नहीं रहती है, उनके हाथ में नहीं रहती चेंज करना। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है, ऑल फर्म्स, जितने भी सेलर्स है ना, जितने भी सेलर्स है, जो भी प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, उनका जो प्रोडक्ट है ये आइडेंटिकल रहेगा या फिर होमोजीनस रहेगा। आइडेंटिकल मीन्स सेम टू सेम, होमोजीनस मीन्स सिमिलर, एक एक जैसा। ठीक है, इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर एक पहलू के हिसाब से देखोगे तो आप कि वो एक दूसरे के जो प्रोडक्ट है ना वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है। ठीक है, और जितने भी गुड्स होते हैं ना इस मार्केट में, वो सब सिंगल मार्केट प्राइस पे ही सेल होते हैं। जैसे आप सब्जी मंडी में आलू खरीदने जाते हो, तो एक सेलर से आप पूछते हो भैया आलू कैसे दिए, तो आपको बोलता है भैया 20 रुपए किलो। आप दूसरे से जाके पूछोगे तो वो भी वही बोलेगा 20 रुपए किलो। तीसरे से जाके पूछोगे तो वो भी यही बोलेगा 20 रुपए किलो। मीन्स जितने भी गुड्स सेल होंगे, ऑल गुड्स जो भी मार्केट में सेल होने वाले हैं, वो सब सिंगल मार्केट प्राइस पे सेल होने वाले हैं। हर एक सेलर की जो प्राइस रहती है वो सेम होती है। ठीक है, नो फर्म कैन रेज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट अबाउ द प्राइस चार्ज बाय अदर फर्म्स विदाउट लूजिंग मोस्ट और ऑल ऑफ इट्स बिजनेस। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, आप बोलोगे कि सर मार्केट में तो हम जाते हैं तो कभी कभी देखते हैं कोई एक सेलर होता है वो आलू 20 रुपए का बोलता है, दूसरे से जाके पूछते हैं वो भी 20 का बोलता है, लेकिन तीसरा एक सेलर हमको मिल जाता है जो बोलता है 25 रुपए किलो है, चौथा एक सेलर मिलता है वो बोलता है 18 रुपए किलो है। तो सर प्राइस में तो फ्लक्चुएशंस रहते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है कि प्राइस अगर किसी फर्म को कम करनी पड़ेगी, अगर कोई फर्म प्राइस को कम ज्यादा कर रहे हैं, अगर कोई फर्म प्राइस को बढ़ा रही है, तो बढ़ाने से क्या होगा, उसके जो कस्टमर्स है ना वो लॉस्ट हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, या फिर उसका पूरा का पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो जो ज्यादा प्राइस पे गुड्स बेचेगा ना उसके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे या फिर बहुत कम आएंगे। ठीक है, अगर वो भी प्राइस 20 रुपए ही रखेगा, ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करेगा, तो फिर उसके पास कस्टमर्स ज्यादा आएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर वो प्राइस बढ़ाना चाहता है तो प्राइस बढ़ाने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो मार्केट है, उसका जो बिजनेस है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो उसको प्राइस बढ़ाने से उसका बिजनेस लॉस्ट होने ही वाला है, ये यहाँ पे एजम्पशन लिया गया है। ठीक है, और वो ऐसा होता ही है। और यहाँ पे दूसरी बात बताई गई है कि बायर किसी को प्रिफर नहीं करता है, वो कोई भी सेलर से खरीद सकता है। जैसे सब्जी मंडी में आप सब्जी खरीदने जा रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ इससे ही खरीदना है, इसी सेलर से खरीदना है, ऐसा मार्केट में नहीं होता है। ठीक है ना, और ऐसे ही जितने भी सेलर्स होते हैं वो भी इनडिफरेंट होते हैं। इनडिफरेंट मीन्स उनको भी कोई लेना देना नहीं कि कोई भी बायर आए हमारे पास, है ना। कोई भी टाइप का बायर आए, कोई भी बायर आए, सेलर का भी ऐसा नहीं होता है कि मुझे सिर्फ इसी बायर को देना है, और बायर का भी ऐसा नहीं होता है कि मुझे इससे ही खरीदना है। मीन्स कोई भी किससे भी गुड्स खरीद सकता है, और कोई भी सेलर किसी को भी गुड्स बेच सकता है। ठीक है, तो सिंपली कहने का मतलब यह है कि ऐसे टाइप के मार्केट में ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो आपस में कंपटीशन करते हैं। हर एक सेलर का जो शेयर होगा वो टोटल सप्लाई में काफी कम होगा,
हर एक बायर का जो शेयर होगा वो टोटल डिमांड के कंपैरिजन में काफी कम होगा। मींस बायर और सेलर ये प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, डिमांड और सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने देखा सारी फर्म जो भी सारे सेलर्स जो होंगे ये जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे ये प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, तभी तो कंपटीशन होती है ना। या तो एक जैसे होते हैं या तो फिर आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। और ये जो भी गुड्स बेचे जाते हैं सारे सेलर्स एक ही प्राइस पे गुड्स बेचेंगे। जैसे आलू की प्राइस है 20 रुपए किलो है, अगर कोई सेलर बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ाएगा अगर प्राइस, तो उसका मार्केट जो है उसका जो शेयर है वो कम हो जाएगा, उसके कस्टमर्स वो लूज कर देगा, है ना। और कोई भी सेलर प्रायोरिटी नहीं देता है किसी बायर को कि मुझे इसको सेल करना है, या फिर कोई भी बायर ऐसा नहीं सोचता कि मुझे इसी सेलर से खरीदना है, ठीक है। मीन्स सारे लोग इनडिफरेंट है, सप्लायर हो या फिर बायर हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि ये जो मार्केट है ना इसमें हर एक फर्म कोई भी फर्म आना चाहे तो आ सकती है, कोई बैरियर्स नहीं है। मीन्स अगर कल चल के मुझे उस सब्जी मंडी में शॉप स्टार्ट करनी है तो मैं भी स्टार्ट कर सकता हूं, वहां पे कोई बैरियर नहीं है, फ्री एंट्री है। नहीं तो दोस्तों कुछ कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जहां पे एंट्री करना बहुत मुश्किल होता है, वो नई फर्म को आने नहीं देते मार्केट में। आने नहीं देते मीन्स वो जानबूझ के ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाएंगे ना कि वो फर्म वहां पे सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी, है ना, वो आ ही नहीं पाएगी मार्केट में। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जो कंपटीशन वाला मार्केट होता है ना वहां पे हर एक फर्म कोई भी फर्म आना चाहे तो आ सकती है। मीन्स अगर मुझे कल चल के शॉप लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे फ्री एंट्री है, कोई लीगल या फिर मार्केट रिलेटेड कोई भी इसमें बैरियर्स नहीं है रिलेटेड टू एंट्री। मीन्स कोई भी कल चल के सब्जी का शॉप लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है, फ्री एंट्री है, कोई भी स्पेशल कॉस्ट नहीं है फर्म को एंट्री करने के लिए, है ना। मीन्स कोई भी आ सकता है, जिसको भी ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है, मुझे लग रहा है कि नहीं सब्जी बेच के मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं वहां पे शॉप लगा सकता हूँ। ऐसे ही एग्जिट तो दोस्तों फ्री ही होता है, निकलना चाह रहे हो आप मार्केट में से, बिजनेस बंद करना चाह रहे हो तो उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, वो तो ऑलवेज फ्री होता है। तो अगर कल चल के किसी को ऐसा लग रहा है, कोई सेलर को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे मुनाफा नहीं हो रहा है, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, तो वो कभी भी अपना शॉप बंद करके जा सकता है। मीन्स जितने भी सेलर्स है मार्केट में कभी भी चाहे तो शॉप बंद करके जा सकते हैं, कोई नया सेलर आना चाहता है तो वो आ सकता है, यहाँ पे एंट्री भी फ्री है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है जो हमने ऊपर स्टडी किया, तो दोस्तों इसको कहते हैं प्योर कॉम्पिटिशन, ठीक है। हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ये प्योर कॉम्पिटिशन वाले तीन फीचर्स तो आते ही है परफेक्ट में, इसके अलावा तीन फीचर्स और आते हैं। मीन्स परफेक्ट में टोटल 6 फीचर्स है, 3 प्योर में आते हैं और 3 एडिशनल जो प्योर में नहीं आते, ठीक है। अब आगे के पढ़ते हैं, हमको 3 और फीचर्स पढ़ने। दोस्तों इस तरह के मार्केट में क्या होता है, जो भी मार्केट की कंडीशंस है ना उसका परफेक्ट नॉलेज होता है बायर्स के पास में भी और सेलर के पास में भी। यानी हर एक बायर को पता होगा कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, और हर एक सेलर को पता होगा कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, उनके पास परफेक्ट नॉलेज होता है। मीन्स उनको पता होता है कि क्या होने वाला है या फिर मार्केट में क्या चल रहा है। मीन्स यहाँ पे बायर को पहले से ही पता है कि मार्केट में आलू की प्राइस क्या चल रही है, 20 रुपीज चल रही है, ये हर एक बायर को नॉलेज होता है। और हर एक सेलर को भी पता होता है कि मार्केट की कंडीशंस क्या है, दूसरे सेलर कितने में बेच रहे हो, है ना। तो यहाँ पे नॉलेज की कमी नहीं होती है, हर एक के पास, हर एक सेलर के पास, हर एक बायर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है रिलेवेंट टू देयर डिसीजन टू बाय और सेल, है ना। तो उनको मार्केट की कंडीशंस के बारे में पता होता है, सब कुछ पता होता है, टोटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई बायर नहीं जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है मार्केट की कंडीशन के बारे में, या फिर ऐसा कोई भी सेलर नहीं है जिसके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे, इस तरह के जो मार्केट में ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है बहुत लो होती है, लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी। मीन्स कोई पेमेंट करना होगा तो आप पेमेंट करोगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगने वाले, ज्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना पड़ेगा और ज्यादा मनी भी आपको स्पेंड नहीं करना होगा ट्रांजेक्शन एंटर करने के लिए, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 6 फीचर क्या होता है, यहाँ पे जो भी फर्म्स होती है ना वो इंडिविजुअली देखोगे तो वो क्या होती है, प्राइस टेकर। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत मजेदार बात बोली है इसने, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इंडिविजुअल सेलर देखोगे, मान लो ये मार्केट है, मार्केट में कितने सेलर्स है, एक है क्या, नहीं काफी सारे हैं, काफी सारे सेलर्स है।
सब लोग क्या बेच रहे हैं? सब लोग बेच रहे हैं आलू। और आलू का भाव क्या चल रहा है? 20 रुपीज चल रहा है। तो 20 रुपीज अगर भाव चल रहा है तो यहां पे ये जो सेलर है ये क्या करेगा? ये भी वही प्राइस पे सेल करेगा जो मार्केट में चल रही है। ये सेलर क्या करेगा? ये सेलर भी वही करेगा जो मार्केट में चल रही है प्राइस। ये सेलर क्या करेगा? ये सेलर भी वही प्राइस चार्ज करेगा जो मार्केट में चल रही है। इसका मतलब अगर आप इंडिविजुअल सेलर को देखोगे, इस सेलर को देखोगे, तो ये प्राइस खुद की डिसाइड कर पा रहा है क्या? खुद के मन से प्राइस रख पा रहा है क्या? नहीं, ये प्राइस वही रखेगा जो मार्केट में चल रही है। मींस ये प्राइस मेकर है कि प्राइस टेकर है? दोस्तों प्राइस मेकर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ऊपर फीचर जब पढ़ा था तभी देखा था, हर एक सेलर का जो शेयर होता है वो इतना कम होता है मार्केट के कंपैरिजन में, मार्केट के टोटल सप्लाई में उसका जो शेयर होता है वो इतना कम होता है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। वो अकेला प्राइस को चेंज नहीं कर पाएगा, वो अपनी मर्जी से प्राइस नहीं रख सकता है, उसको वही प्राइस रखनी पड़ेगी जो मार्केट में चल रही है। अब आप इसको देखोगे ना, इंडिविजुअल इस सेलर के बारे में बात करो तो ये भी क्या करेगा? ये भी वही करेगा जो इसने किया था। मार्केट में जो प्राइस चल रही है ना, आलू की 20 रुपए चल रही है ना, तो इसको भी 20 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। और ये सेलर के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये भी वही काम करेगा। ये भी मार्केट में जो प्राइस चल रही है 20 रुपए किलो आलू, ये भी आलू बेचना चालू करेगा तो 20 रुपए ही प्राइस रखेगा। मीन्स इंडिविजुअल अगर आप सेलर को देखोगे तो हर एक सेलर क्या होता है? प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर मीन्स जो मार्केट में प्राइस चल रही है वही प्राइस उठा लो, उसी प्राइस पे गुड्स सेल करना चालू कर दो। प्राइस मेकर नहीं होते हैं। प्राइस मेकर मीन्स खुद की प्राइस डिसाइड करना, खुद डिसाइड करना कि प्राइस क्या रखना है अपनी मर्जी से। तो कोई भी फर्म, यहाँ पे कोई भी सेलर इंडिविजुअली अगर आप देखोगे, इंडिविजुअल इसके बारे में बात करो या फिर इंडिविजुअल इसके बारे में बात करो, ऐसे कोई भी सेलर के बारे में अगर आप इंडिविजुअली बात करोगे तो यहाँ पे हर एक सेलर प्राइस टेकर ही होता है। ठीक है, जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो प्राइस पे ही वो गुड्स सेल करता है। इसका मतलब ही आगे उसने बताया कि जो भी फर्म्स होगी ना उनको वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हैव टू का मतलब कंपलसरी, हैव टू एक्सेप्ट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ टोटल डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट की जो टोटल डिमांड है या फिर मार्केट के जो टोटल सप्लाई है उसके मार्केट फोर्सेस की वजह से जो प्राइस डिसाइड की जाएगी वही प्राइस हर एक फर्म को रखना पड़ेगा। तो सिंपली कहने का मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रही है ना वही प्राइस हर एक सेलर को रखनी पड़ेगी। तो अगर आप इंडिविजुअल सेलर को देखोगे तो वो प्राइस टेकर होता है, जो मार्केट में प्राइस चल रही है वही प्राइस उठा लेता है वो और उसी प्राइस पे गुड्स सेल करना चालू कर देता है। ठीक है, और यही जो प्राइस टेकिंग है, यही जो कॉन्सेप्ट है, यही एजम्पशन अप्लाई करता है कंज्यूमर के ऊपर भी। कंज्यूमर को भी वही प्राइस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो प्राइस मार्केट में चल रही है। ठीक है, वो भी 20 रुपीज केजी पर केजी पे है आलू परचेज करेंगे, वही चीज उनके ऊपर भी लागू रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट मोबिलिटी है, तो सेलर जो है वो अगर ट्राई करेगा ज्यादा प्राइस चार्ज करने का तो उसके कस्टमर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक बायर के पास नॉलेज है कि मार्केट में आलू की प्राइस क्या चल रही है, 20 रुपए किलो। अब मान लो इस सेलर ने बोला नहीं मैं 25 रुपए रखूंगा, तो क्या इसके पास कस्टमर्स आएंगे? नहीं, जो आ रहे होंगे ना वो भी गायब हो जाएंगे। अगर ये 20 रुपए रखता था पहले, पहले इसने प्राइस 20 रुपए रखा था तो इसके पास कस्टमर आ रहे थे। अब अगर इसने प्राइस बढ़ा दिया तो अब इसके पास उतने कस्टमर नहीं आएंगे, उसको कस्टमर उसके लॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज अवेलेबल होता है। हर एक सेलर क्या करेगा, जो मार्केट में प्राइस चल रही है वही प्राइस पे वो गुड्स बेचेगा, और अगर वो प्राइस बढ़ाने की कोशिश भी करेगा ना तो उसका जो मार्केट शेयर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके कस्टमर्स कम हो जाएंगे। दोस्तों ये फीचर्स है, ऐसे टाइप का होता है जहां बहुत कंपटीशन होती है, इसी को ही कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में क्या होता है, एक बार जल्दी रिवाइज कर लेंगे। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, हर एक सेलर का जो शेयर होता है टोटल सप्लाई में, टोटल मार्केट के सप्लाई में, वो बहुत कम होता है, और हर एक बायर का भी जो शेयर होता है टोटल डिमांड में वो भी बहुत कम होता है। वो प्राइस को, हर ईच बायर या फिर ईच सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, डिमांड को या फिर सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। ये टाइप का जो मार्केट होता है इसमें जितने भी प्रोडक्ट सेल होते हैं, प्रोडक्ट होमोजीनस होते हैं या फिर आइडेंटिकल होते हैं, सबके पास सेम प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि इस टाइप के मार्केट में फ्री एंट्री होती है, कोई भी
अगर कल चल के जिसको लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा है, इसमें अपॉर्चुनिटी है, वो आ सकता है, फ्री एंट्री है और फ्री एग्जिट है। किसी को भी लग रहा है अगर मुझे लॉसेस हो रहा है वो तो छोड़ के जा सकता है। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होती है, सॉरी वो फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा, फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि यहाँ पे हर एक बायर के पास और हर एक सेलर के पास परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट कंडीशन का। उनके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि मार्केट में क्या प्राइजेस चल रही है, क्या कंडीशन है ना। फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होती है बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। यहाँ पे ज्यादा टाइम और मनी स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सिक्स्थ पॉइंट में हमने देखा कि यहाँ पे जितनी भी फर्म्स होती है वो प्राइस टेकर होती है। जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है ना, वही प्राइस पे इनको सेल करना होता है, इनको वही प्राइस एक्सेप्ट करना होता है जो मार्केट में चल रही है, उसी प्राइस पे गुड सेल करेंगे। और अगर ये प्राइस अगर बढ़ाना चाहेंगे तो प्राइस बढ़ाएंगे तो इनका जो कस्टमर्स है वो लूज कर देंगे, है ना, कस्टमर्स उनके कम हो जाएंगे। तो ऐसे टाइप का मार्केट होता है। अब दोस्तों ऐसे टाइप के मार्केट में मुझे एक बात बताओ, आप प्राइस कैसे डिसाइड करोगे और आउटपुट कैसे डिसाइड करोगे? प्राइस तो मुझे पता चल गया, अब सेलर की बात करो, एक सेलर की। अब ऐसे टाइप में ये एक सेलर है, अब इसको शॉप ओपन करना है मान लो, या फिर आपको शॉप ओपन करना है, फ्री एंट्री होती है। अब आपकी इच्छा हो गई कि मुझे सब्जी मंडी में शॉप चालू करना है, आलू बेचने हैं, तो आप क्या करोगे? अब हमने देख लिया कोई भी फर्म बिजनेस करना चाहेगी तो वो प्राइस टेकर रहेगी, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको वही रखना पड़ेगा। आपको भी सब्जी बेचनी है और मान लो मार्केट में बिक रही है, आलू बिक रहा है 20 रुपए किलो, आपकी भी इच्छा हो रही है आलू बेचना है, तो आप क्या प्राइस रखोगे? आप भी तो वही रखोगे ना, 20 रुपए ही रखोगे ना। सर हम तो 18 रुपीज कर देंगे, क्योंकि सर 18 रुपीज करने से क्या हो जाएगा, 18 रुपीज करने से कस्टमर मेरे पास ज्यादा आएंगे। तो एक बात ध्यान में रखो, जैसे ही प्राइस आप ज्यादा तो नहीं रखोगे सर, हम तो टैलेंटेड है, हमने तो इतना सारा एजुकेशन ले लिया, तो हमको एक बात तो समझ में आ गई, ज्यादा प्राइस रखेंगे तो हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आने वाला है। सर हम एक काम करते हैं ना, मार्केट में जो प्राइस चल रही है ना उससे हम 2 रुपए कम कर देंगे, 18 रुपए कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास कस्टमर ज्यादा आएंगे, है ना। तो अगर आप ऐसा करोगे तो हमने फोर्थ वाले पॉइंट में ये भी पढ़ा था कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की कंडीशन कैसी है, ये हर एक बायर के पास और हर एक सेलर के पास इसकी जानकारी होती है, परफेक्ट नॉलेज अवेलेबल होता है। तो अगर आप प्राइस 18 रुपीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन सबको मिल जाएगी, सभी बायर्स को मिल जाएगी और सभी सेलर्स को मिल जाएगी, जितने भी सेलर्स हैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे क्या? नहीं, आपका माल खत्म होने दो, हम बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं। वो भी क्या करेंगे, वो भी अपना प्राइस क्या कर देंगे, 18 रुपीज कर देंगे। उनको भी डर है कि उनके कस्टमर इधर उधर ना भाग जाए, तो अगर आप 18 रुपीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो भी 18 कर देंगे। तो फिर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा लेकिन थोड़े टाइम के लिए मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो भी क्या करेंगे, वो भी प्राइस कम कर देंगे, क्योंकि उनके कस्टमर्स भी उनको रिटेन करने हैं, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, आप 18 रुपीज रखोगे ना तो बाकी लोग भी 18 कर देंगे, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, ना आपने कमाया ना आपने उनको कमाने दिया, है ना। तो यहाँ पे प्राइस तो कम कर सकते हैं, लेकिन प्राइस कम करने का एडवांटेज जो था कि सारे बायर्स मेरे पास आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैं गुड सेल करूं कम प्राइस पे, वो यहाँ पे जो फंडा है फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी के सेलर्स भी क्या कर देंगे, उनके पास भी तो सेम ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो आलू हम बेच रहे हैं वैसा ही आलू उनके पास है, और अगर उनसे प्राइस कम रखने की कोशिश करेंगे हम तो फिर वो भी प्राइस कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल होती है, उनको भी अपने कस्टमर्स अपने पास बचा के रखने हैं। तो जो हमने सोचा था प्राइस कम करने की वजह से हमारे पास ज्यादा कस्टमर आएंगे, वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि सब लोग प्राइस रिड्यूस कर देंगे, और इससे क्या होगा, हम हमारा तो नुकसान करेंगे। हम अगर 20 रुपए पे सेल करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, 18 कर देंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो हम हमारा तो नुकसान कर देंगे प्राइस कम करने की वजह से, बाकी सबका भी नुकसान हो जाएगा। और बढ़ाना तो मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि ज्यादा प्राइस रखेंगे तो कोई कस्टमर आएगा नहीं। इसीलिए बेटर क्या है, जो प्राइस चल रही है ना 20 रुपीज, उसी प्राइस पे सेल करते रहो, यही अच्छा ऑप्शन है ना। जितने कस्टमर्स आएंगे वो हमारे, कम करने का तो एडवांटेज ही नहीं है ना। कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ना हम कमाएंगे ना दूसरे कमाएंगे, और ज्यादा तो हम रख नहीं सकते, है ना। तो बेटर है जो प्राइस चल रही है ना, प्रिवेलिंग प्राइस जो है वही प्राइस पे चलने दो। 20 रुपीज चालू है ना, 20 रुपीज पे ही आप बेचो, जितना आप बेच सकते हो। आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है ना,
प्रॉफिट बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा सेल करो, और सेल आपको उसी प्राइस पे करना पड़ेगा जो मार्केट में चल रही है। आप कम नहीं कर सकते हो और बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं सकते हो। बड़ा बड़ा दोगे तो फिर तो सेल कम हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक फर्म के पास, हर एक सेलर के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, जो प्राइस चल रही है उस पे ही जितना हो सकता है ज्यादा गुड्स बेचो। समझ रहे हो? तो यहां पे भी हर एक सेलर को वैसे करना होगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ऐसे टाइप के मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं, प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। तो सर प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है? हमको तो वही प्राइस रखनी पड़ेगी जो मार्केट में चल रही है। 20 रुपीज चल रही है ना, तो अगर हम बिजनेस लगाएंगे तो हमको 20 रखना पड़ेगा। हमको क्या, जितने भी सेलर्स है सबको 20 रखना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, एक बात बराबर है, लेकिन 20 ये कैसे डिसाइड किया आपने? 20 कैसे डिसाइड किया? 25 क्यों नहीं किया, या फिर 15 क्यों नहीं किया? 20 ही क्यों? तो यहाँ पे दोस्तों हमको वही देखना है कि ये प्राइस कैसे डिसाइड होती है। तो दोस्तों 20 कैसे डिसाइड हुआ? तो दोस्तों हमको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो कैसे डिसाइड हुई, हम पहले वो सीखेंगे। क्यों? ये जो मार्केट में प्राइस डिसाइड हुई है वही तो फर्म को उठाना पड़ता है ना। यहाँ पे दोस्तों ये वाले कॉन्सेप्ट में क्या कहा है, ऐसे मार्केट में क्या होता है, ऐसे मार्केट में जो मार्केट की प्राइस है वही प्राइस एक फर्म को उठानी होती है। फर्म यहाँ पे जो है वो प्राइस टेकर है, इसीलिए मार्केट की जो प्राइस होगी वही प्राइस वो रखेंगे। लेकिन मार्केट में कैसे डिसाइड होती है प्राइस, पहले हम वो बात कर लेंगे, वहां पे कैसे डिसाइड होती है। इसीलिए दोस्तों आपको कहा गया है हम इंडस्ट्री के बारे में देखने वाले। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे डिसाइड होता है मार्केट में। से फॉर एग्जांपल हमने दोस्तों ये मार्केट में कैसा है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होती है वो टोटली डिमांड और सप्लाई के ऊपर से डिसाइड होती है। से फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्री का चार्ट है दोस्तों, ये पूरे मार्केट का चार्ट है। मार्केट बोलो या फिर इंडस्ट्री बोलो, सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्री में प्राइस कैसे डिसाइड होती है। क्योंकि जो इंडस्ट्री में प्राइस होगी, जो मार्केट में प्राइस होगी, वही प्राइस हर एक सेलर को, हर एक फर्म को लेनी पड़ेगी और उसी प्राइस पे वो गुड्स बेचेंगे, है ना। तो ये 20 कैसे डिसाइड हुआ? तो दोस्तों हमने डिमांड और सप्लाई पढ़ा है, वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर से डिसाइड होता है मार्केट की प्राइस। देखते हैं चलो कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए टेबल मैं पहले बना लेता हूं। मान लो प्राइस जो है, ये दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, प्राइस और डिमांड और सप्लाई, हमको ये तीनों चीजें देखनी पड़ेगी। मान लो अगर प्राइस जो है ये 1 रुपीज है, मान लो ये प्राइस जो है 1 रुपीज है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 60, ये ज्यादा डिमांड होती है। सप्लाई कितना है? से फॉर एग्जांपल 5। मान लो अगर मैं प्राइस को बढ़ा दूं, तो दोस्तों प्राइस बढ़ती है तो डिमांड पे क्या असर होता है? सर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, तो डिमांड हो गई मान लो 45, और सप्लाई, सप्लाई भी बढ़ गया, सप्लाई भी हो गया 45। से फॉर एग्जांपल प्राइस जब 3 हो गई तो प्राइस बढ़ती है तो सर डिमांड कम होती है, तो डिमांड और कम हो जाएगी, मान लो हो गई 32। और सप्लाई, सर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ता है, तो सप्लाई और बढ़ जाएगा, मान लो हो जाएगा 55। फिर प्राइस और बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड हो गई मान लो 18। प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगा, सर प्राइस का सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पे सप्लाई हो गया मान लो से फॉर एग्जांपल 60। अब दोस्तों मुझे वो प्राइस सिलेक्ट करना है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो आप, जब प्राइस 1 रुपीज है तो डिमांड कितना है? 60, सप्लाई कितना है? 5। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कस्टमर जो है ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लेकिन उतना सप्लाई है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइस बहुत कम है। तो यहां पे कस्टमर तो खाली हाथ वापस जाएंगे, 55 कस्टमर्स की डिमांड पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो है मार्केट अनस्टेबल है, मीन्स हम इसको कहेंगे कि मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। जब प्राइस बढ़ा के 2 रुपए हो गई तो डिमांड कितनी हो गई? 45, सप्लाई कितना हो गया? 45। अब दोस्तों ये पॉइंट पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो गया, मीन्स ये ऐसी स्टेज आ गई जहां पे कोई भी कस्टमर खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, हर एक की डिमांड फुलफिल होगी। इवन सेलर के पास जो भी गुड्स है वो भी सारे बिक जाएंगे।
किसी के पास, कोई भी सेलर के पास कोई गुड्स नहीं बचेगा। तो सारे गुड्स सेल हो जाएंगे और सारे कस्टमर की डिमांड भी फुलफिल हो जाएगी। इसका मतलब इंडस्ट्री जो है या फिर मार्केट जो है ये कौन सी स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में। ऐसा ही दोस्तों हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था यही टॉपिक। इक्विलिब्रियम कब कहा जाता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम में कब है? तो मार्केट उस पोजीशन पे, उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है जब उसका डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है। और उसी प्राइस पे, जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहे हैं, इस प्राइस को कहते हैं दोस्तों इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आ जाओ, प्राइस अगर 3 रुपीज हो गई तो क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे सेलर के पास एक्सेस स्टॉक बच जाएगा जो वो सेल नहीं कर पाएंगे। तो हमको दोस्तों ऐसी पोजीशन भी मार्केट में क्रिएट नहीं करनी है कि कोई भी सेलर के पास गुड्स बच जाए। हम कहेंगे कि मार्केट वो वाला अच्छा है जहां पे कोई भी सेलर का सामान न बचे और कोई भी कस्टमर खाली हाथ वापस ना जाए। तो ये तो तभी हो सकता है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगा। तो इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रही है, वो प्राइस को कहते हैं दोस्तों इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये जो स्टेट है इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस तरह से ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगी, यही प्राइस मार्केट में प्रिवेल करेगी, इंडस्ट्री में प्रिवेल करेगी। तो मेरे वाले एग्जांपल में मान लो 20 रुपीज आलू की प्राइस है, तो 20 रुपीज कैसे आई? तो दोस्तों 20 रुपीज तभी आई जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई हुआ। उस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल था। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। डिमांड का ऐसे बनता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये स्लोपिंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जहां पे दोनों इक्वल रहेंगे, इस पोजीशन को कहते हैं दोस्तों इक्विलिब्रियम स्टेट में है मार्केट। और इस प्राइस पे, ये जो प्राइस है ना, इस प्राइस पे जिस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रही है, इसको कहते हैं दोस्तों इक्विलिब्रियम प्राइस। और यही प्राइस आपकी मार्केट में सेट हो गई है। ये दोस्तों हम किसका देख रहे हैं? मार्केट का ग्राफ देख रहे हैं। अब दोस्तों ये जो प्राइस है, यही प्राइस एक फर्म को, हर एक फर्म को उठानी पड़ेगी। जैसे प्राइस डिसाइड हो गए 20 रुपीज, अब हर एक फर्म क्या करेगी? इसी प्राइस पे सेल करने की कोशिश करेगी। तो उसका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों वो भी कुछ ऐसा बनेगा। ये मैं फर्म का ग्राफ बना रहा हूं, इंडिविजुअल सेलर का ग्राफ बना रहा हूं। तो उसका भी कैसे होगा दोस्तों? ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस यहां पे आगे कंटिन्यू की जाएगी। फर्म ये प्राइस टेकर होती है, तो मैं फर्म का ग्राफ बना रहा हूं, तो फर्म का भी ये प्राइस जो है, ये प्राइस प्रिवेलिंग रहेगी। तो यही हो जाएगा आपका प्राइस। एक फर्म का मैं ग्राफ बना रहा हूं। अब मैं फर्म पे आ गया, क्योंकि फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है। जो मार्केट में प्राइस चल रही है ना, मार्केट में प्राइस चल रही है 20, फर्म को भी 20 ही रखना पड़ता है। तो ये फर्म का प्राइस है, उसको 20 रखना पड़ेगा। अब दोस्तों एक बात हमने और समझ लिया कि यहां पे कोई भी फर्म है वो 20 रुपीज में ही सेल करेगी। एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, हर एक सेलर 20 रुपीज में ही बेचेगा। कोई भी सेलर प्राइस को कम नहीं कर सकता। कम नहीं करेगा, क्यों? कम तो वो कर सकता है लेकिन कम करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर मान लो उसने 18 कर दिया तो बाकी के सेलर्स भी 18 कर देंगे, क्योंकि सबके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और कोई दूसरा सेलर नहीं चाहेगा कि मेरा कस्टमर चले जाए मेरे पास का, तो वो भी 18 कर देगा। तो आपको जो एडवांटेज मिलना चाहिए था वो आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसलिए आप प्राइस कम नहीं करोगे, प्राइस आप ज्यादा नहीं रखोगे, क्योंकि आपके कस्टमर दूसरे के पास चले जाएंगे। तो बेटर क्या है एक फर्म के लिए? जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे बेचते रहो। तो एक फर्म के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, प्राइस फिक्स हो गई है 20 रुपीज, अब इस पे जितना चाहे क्वांटिटी सेल करो, जितनी मर्जी आप क्वांटिटी बनाओ। लेकिन जितनी भी आप क्वांटिटी बनाओगे, आपको गुड्स बेचने कितने में है? 20 में ही बेचने पड़ेंगे। क्लियर? और दोस्तों मजे की बात यह है, ये जो प्राइस रहेगी ना, आपका डिमांड कर्व भी यही हो जाएगा, यही आपका डिमांड कर्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्राइस अब आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको प्राइस जो है वो वही रखनी है। प्राइस जो है आपको वही रखनी है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जितनी क्वांटिटी आप मैन्युफैक्चर करोगे वो आप इसी प्राइस पे सेल करोगे। अगर आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, अगर आपको अपने रेवेन्यूज बढ़ाने हैं, तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि सेम प्राइस पे जितनी क्वांटिटी ज्यादा सेल कर सकते हो करो। ज्यादा क्वांटिटी सेल करोगे, ज्यादा रेवेन्यू होगा, ज्यादा रेवेन्यू होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, है ना? लेकिन दोस्तों इसकी भी एक सीमा है, इसका भी एक लिमिट है। लिमिट कैसे? क्योंकि प्रॉफिट जो है सिर्फ रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। प्रॉफिट रेवेन्यू और कॉस्ट
दोनों पे डिपेंड होता है। और कॉस्ट का हमने क्या सीखा था, आज भी मैंने ये जब यूनिट स्टार्ट किया तो पहले आपको मैंने बताया कॉस्ट जो होती है, जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे, तो आपको याद होगा मैंने एमसी कर्व आपको बताया। एमसी कर्व कैसे होता है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे पहले तो ये कॉस्ट तेजी से गिरेगी, फिर एक लोएस्ट पॉइंट पे जाएगी, और लोएस्ट रहने के बाद में आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे ना, तो ये कॉस्ट भी आगे बढ़ते ही जाने वाली है। ये एमसी कॉस्ट कर्व होता है। एडिशनल यूनिट बनाओगे, एडिशनल यूनिट बनाओगे तो पहले तो एडिशनल यूनिट का जो कॉस्ट है वो कम कम होता जाएगा, एक पॉइंट आएगा लोएस्ट पॉइंट पर रहेगा, फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एमसी कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट जो है, ये बढ़ता जाएगा, तेजी से बढ़ेगा दोस्तों। तो ये खासियत है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं उस पॉइंट पे रुकूंगा जहां पे मेरा प्राइस और एमसी इक्वल ना हो जाए। दोस्तों ये जो प्राइस है ना, यही मेरा डिमांड है, यही मेरा एमआर है, आपको याद होगा मार्जिनल रेवेन्यू, और यही मेरा एआर है। अब दोस्तों कैसे, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। एक फर्म के पास ऑप्शन क्या रह जाता है, जैसे उसने प्राइस डिसाइड कर लिया, उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस डिसाइड हो गई 20 रुपीज है। अब फर्म के पास ऑप्शन क्या है, एक ही ऑप्शन है, इस प्राइस पे जितना यूनिट ज्यादा बेच सकती है फर्म उतना बेचे, जितना वो बना सकती है, जितना बेच सकती है वो बेचे, ऐसा करके ही वो अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे प्राइस डिसाइड हो गई, क्वांटिटी, फर्म अगर एक क्वांटिटी बेचेगी, 20 रुपए पे बेचेगी, तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा। दोस्तों मैंने टोटल रेवेन्यू बताया था, प्राइस इंटू क्वांटिटी करो तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है। तो प्राइस 20 है, अगर वो एक यूनिट बेचेगी तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 20। प्राइस तो 20 रुपीज फिक्स ही रहने वाली, क्योंकि प्राइस ना कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है। अगर वो 2 यूनिट बेचेगी तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 40, 3 यूनिट बेचेगी तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 60, और 4 यूनिट बेचेगी तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 80। अगर दोस्तों आप अगर इसका एवरेज निकालोगे, एवरेज रेवेन्यू निकालोगे, तो मैंने बताया एवरेज कैसे निकालते हैं। टोटल कितना आया फर्म के हाथ में पैसा, टोटल आया 20 रुपीज, कितने यूनिट्स बेच के, एक यूनिट बेच के, तो एवरेज कितना आया 20। 2 यूनिट बेच के 40 रुपए आए, तो एक यूनिट का एवरेज कितना हुआ 20। टोटल पैसे आए 60 रुपीज, कितने यूनिट्स बेचे 3, तो एवरेज कितना हुआ 20। ऐसे ही इसका एवरेज निकालोगे तो 20। दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, हमेशा एआर जो होता है ये प्राइस के बराबर ही होता है, क्योंकि आप एवरेज कैसे निकालते हो, एवरेज निकालते हो आप टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ऐसे ही एवरेज आता है। ठीक है, तो हमेशा ये इक्वल होगा प्राइस से, है ना। फिर अगर आप एमआर की बात करो, हमने एमआर पढ़ा था, मार्जिनल रेवेन्यू। एक एडिशनल यूनिट बनाओगे और बना के बेचोगे, एक एडिशनल यूनिट बनाओगे तो उसका कॉस्ट जो आएगा, एडिशनल कॉस्ट, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और वो यूनिट जब आप मार्केट में बेचोगे, तो वो एक यूनिट बेच के एडिशनल रेवेन्यू कितना आया, एडिशनल रेवेन्यू कितना आया उस एक यूनिट से, उसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहां पे भी अगर आप दोस्तों मार्जिनल रेवेन्यू निकालोगे तो सिंपली टोटल का गैप देखना होता है। तो पहले यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू क्या है 20, कि जब आप एक भी यूनिट नहीं बेच रहे थे तो आपका टोटल रेवेन्यू 0 था, जब आपने एक यूनिट बेचा तो आपका टोटल रेवेन्यू 20 हो गया। मींस एक यूनिट एडिशनल बेचने से आपका टोटल रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ, 0 से पहुंच गया 20, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू 20। फिर अब जब एक से बढ़ा के आप क्वांटिटी आपने 2 कर दी तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ, 20 से इंक्रीज हुआ। तो ऐसे आप हर एक यूनिट का अगर आप देखोगे टोटल रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ है, तो 20 हुआ है। ऐसे आप देखो 3 से जब आपने 4 यूनिट बेचने की कोशिश की तो आपको 80 रुपीज का कलेक्शन हुआ है, तो कितने से इंक्रीज हुआ, 20 से इंक्रीज हुआ। दोस्तों ये होगा ही, क्योंकि आपकी जो प्राइस है वो फिक्स है, प्राइस फिक्स है, इसलिए आपका एवरेज भी उतना ही आएगा जितनी प्राइस है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी उतना ही आएगा। ठीक है, इसीलिए आपका जो प्राइस होता है, इस वाले कंपटीशन की बात कर रहा हूं, इस वाले मार्केट की बात कर रहा हूं, इस वाले मार्केट में प्राइस जो होगा वही एमआर होगा, वही एआर होगा, और आपका डिमांड का भी वही होगा। दोस्तों आप इसको एक लाइन मत समझना, ये 4 लाइंस है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है। स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, स्टूडेंट समझता है ये एक ही लाइन है और सब इक्वल है। एक लाइन नहीं है, ये 4 लाइंस है। एक लाइन है प्राइस की, एक लाइन है एमआर की, एक लाइन है एआर की, और एक लाइन है डिमांड कर्व की। ये चारों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही है, लेकिन आपको दिख रही ऊपर से एक ही है, क्योंकि एक के ऊपर एक आएगी, एक के ऊपर एक आएगी, तो सामने तो आपको एक ही दिखेगा ना, ऊपर से है लेकिन वो 4। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे एक फर्म उस पॉइंट पे रुकती है जब उसका एमसी और एमआर इक्वल होता है, उस पॉइंट पे वो प्रोडक्शन रोक देती है। प्रोडक्शन कहां पे रोकते हैं, आउटपुट डिसाइड कर रहा हूं मैं, प्राइस तो डिसाइड हो गई है,
प्राइस तो 20 रखना पड़ेगा। और वो कैसे डिसाइड हुआ? वो मार्केट की जो प्राइस है, और मार्केट की प्राइस हमने कैसे डिसाइड की? जब मार्केट का डिमांड और मार्केट का टोटल सप्लाई इक्वल हो जाएगा, उस प्राइस पे, इक्विलिब्रियम प्राइस पे मार्केट स्टेबल हो जाता है, और वही प्राइस हर एक फर्म उठा लेती है, हर एक फर्म उसी प्राइस पे सेल करती है। तो प्राइस तो मैंने डिसाइड कर दी, प्राइस तो मार्केट के ऊपर से डिसाइड हुई। अब मैं क्वांटिटी डिसाइड कर रहा हूं। हमको दो चीजें डिसाइड करनी थी, प्राइस और आउटपुट। अब क्वांटिटी डिसाइड करनी है। क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी क्वांटिटी डिसाइड करनी होगी ना, तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी बनाएगी हर एक फर्म। हमको फर्म का ही प्राइस चाहिए था, हमको फर्म की ही क्वांटिटी चाहिए थी, हमको कोई मार्केट की प्राइस, मार्केट की क्वांटिटी नहीं चाहिए। तो फर्म की जो प्राइस है वो मार्केट की प्राइस के ऊपर डिपेंड है, वो तो हमने निकाल लिया। अब फर्म की क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड है? तो जब भी फर्म की क्वांटिटी डिसाइड होगी ना, वो उस पॉइंट पे रुकेगी फर्म जहां पे उसका MC इक्वल टू MR हो रहा है। अब दोस्तों ये क्यों हो रहा है, ये क्या है सर, ये आपने क्यों किया? देखो, MC किसको कहते हैं? एक एडिशनल यूनिट मैंने बनाया, तो मुझे जो एडिशनल कॉस्ट आएगा उस यूनिट बनाने का, उसको कहते हैं MC, मार्जिनल कॉस्ट। और उस यूनिट को बेच के, उस एक यूनिट को बेच के मुझे जो एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा उसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अब दोस्तों ये दोनों इक्वल होने चाहिए, उस पॉइंट पे मैं रुकूंगा। से फॉर एग्जांपल मैं कोई यूनिट बना रहा हूं, उस एक यूनिट बनाने का जो मुझे खर्चा आया, मान लो आया 8 रुपीज। उस एडिशनल यूनिट बनाने का खर्चा कितना आया? 8 रुपीज। और मैं एडिशनल यूनिट बेच कितने में रहा हूं? 20 रुपीज में। तो क्या मैं वो एडिशनल यूनिट बनाऊंगा? बिल्कुल सर, आप बनाओगे। खर्चा कितना आएगा? 8 रुपए। बेचोगे कितने में? 20 रुपीज में, क्योंकि प्राइस फिक्स है। क्लियर? ये MC कॉस्ट हमने देखा। फिर आप और एडिशनल यूनिट बनाओगे, तो बनाने का खर्चा आया 7 रुपए। तो आप एडिशनल यूनिट बनाओगे क्या? सर हम बनाएंगे कि एडिशनल खर्चा कितना आया? 7 रुपए। उस एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना आया? 7 रुपए। लेकिन बेचेंगे कितने में? 20 में। तो सर हमको प्रॉफिट ही होने वाला है, तो हम बनाएंगे। और आपने बनाया तो खर्चा आया 6 रुपए। उस थर्ड यूनिट का खर्चा आया 6 रुपए। तो क्या आप बनाओगे? बिल्कुल सर, अब बनाएंगे, क्योंकि बनाने का खर्चा 6 रुपए है एडिशनल, लेकिन बेच के पैसे कितने मिलेंगे? 20 रुपीज। तो सर स्टिल हमको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, हम बनाएंगे, बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। जब तक पैसे ज्यादा मिलेंगे, बनाने का खर्चा और बेचने का जो रेवेन्यू है, दोनों कंपेयर करना है। अगर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो हम बनाएंगे सर, बिल्कुल। फिर कॉस्ट क्या होगी? आप लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। जब आप फोर्थ यूनिट बनाओगे, तो फोर्थ यूनिट बनाने का जो खर्चा आएगा, एडिशनल खर्चा, वो अब बढ़ जाएगा। पहले 6 रुपए था ना, अब 7 रुपए हो जाएगा। तो क्या आप बनाओगे? सर हम फिर भी बनाएंगे। क्यों बनाओगे? क्योंकि सर 7 रुपए में बन रहा है, 20 रुपए में बिक रहा है, तो 13 रुपीज तो फिर भी एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर आप फिफ्थ यूनिट बनाओगे, तो क्या हो जाएगा? जो फिफ्थ यूनिट बनाने का जो एडिशनल खर्चा है, वो फिफ्थ वाला यूनिट आपका बनेगा 10 रुपीज में। क्यों सर? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई है। मार्जिनल कॉस्ट किसको कहते हैं? एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाया तो टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ गई, उस एक यूनिट का खर्चा कितना आया वो बढ़ जाएगी अब पहले से। तो 10 रुपीज में मैन्युफैक्चर हुआ, सर बनाएंगे क्योंकि 20 रुपीज में बिक रहा है, 10 रुपीज तो और भी मिल रहा है। फिर आप सिक्स्थ यूनिट बनाओगे, तो सिक्स्थ यूनिट वाला जो आपने बनाया, उसका बनाने का जो खर्चा था, अब वो और ज्यादा लगेगा। फिफ्थ वाला यूनिट तो 10 रुपए में बन गया, सिक्स्थ वाला यूनिट बनाने को मान लो 15 रुपीज लग गए। तो सर बनाएंगे क्या? जी सर बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि 15 रुपीज में बन रहा है और बेच कितने में रहे? 20 में बेच रहे, तो हम बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे सर? फिर सेवंथ वाला जब आप यूनिट बना रहे हो, तो वो बनाने का खर्चा लग रहा है 18 रुपीज। तो क्या बनाओगे? सर अब बनाएंगे, क्योंकि बनाने का खर्चा लग रहा है 18 रुपीज और बेचेंगे कितने में? 20 में। समझ रहे हो? तो 2 रुपए तो सर एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं। अब आप जब 8th वाला यूनिट बनाओगे, वो बनाने का जो खर्चा है, वो 8th यूनिट जो बनाने का खर्चा है, वो आपको लग जाएगा 21 रुपीज। क्या आप बनाओगे? मान लो 20 रुपीज लग रहा है, तो क्या आप बनाओगे? सर हम अभी भी बना सकते हैं कि 20 में बनेगा, 20 में बिकेगा। तो सर हम क्यों बनाएंगे? बनाएंगे कि कम से कम हमारा डिमांड तो फुलफिल हो रहा है, हमारे कस्टमर तो खुश हो रहे हैं, उनको तो हमारा प्रोडक्ट प्लेस हो रहा है। 20 रुपीज में बना, 20 रुपीज में बेच दिया, घर से क्या गया, लेकिन कस्टमर का डिमांड तो फुलफिल हुआ। अब मान लो आपने 9th यूनिट बनाया, वो बनाने का जो खर्चा था, मार्जिनल कॉस्ट था, वो 9th यूनिट बनाने का खर्चा था, वो लग गया 23 रुपीज। तो क्या सर आप बनाओगे? सर हम क्यों बनाएंगे? क्योंकि 23 रुपीज में बन रहा है,
और बेचने जाएंगे तो कितने में बिकेगा, 20 में। तो सर बनाने का खर्चा 23, बेच के मिलेंगे 20 रुपीज। यहाँ पे तो सर पैसे कम मिल रहे हैं, और पैसे कम मिलेंगे तो सर हमारा 3 रुपए इसमें नुकसान हो जाएगा। तो सर हम ये यूनिट बनाएंगे क्यों? इसका मतलब आप कितने यूनिट्स बनाओगे? सर हम 8 यूनिट्स ही बनाएंगे। क्यों 8 बनाओगे? क्योंकि सर वो 8th वाला जो यूनिट है, वो 8th वाला जो हमने यूनिट बनाया ना, उसको बनाने का खर्चा 20 था, और उसको बेच के हमको कितने मिले, 20 मिले। तो जब हम जो भी गुड्स बनाएंगे, उस गुड्स को बनाने का जो खर्चा है मार्जिनल कॉस्ट, और उसको बेच के कितने पैसे मिले, मार्जिनल रेवेन्यू। अगर सर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों अगर सेम है, उस पॉइंट पे हम रुक जाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा हम बनाने की कोशिश करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट तो बढ़ना चालू हो गई है, लेकिन सर मार्जिनल रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है ना। मार्जिनल रेवेन्यू तो वो एक ही है ना, 20 रुपीज फिक्स है ना। तो हम उस स्टेज पे रुक जाएंगे जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो रहा है। तो जहां पे दोनों कर्व्स इक्वल हो जाएंगे, वहां पे सर हम रुकेंगे। तो दोस्तों ये वाली डायग्राम में तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एमसी कर्व और एमआर इक्वल हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि दोनों टच हो रहे हैं। सर यहाँ पे तो दो दो पॉइंट है टच होने वाले। तो यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट मिल रहे हैं हमको जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो रहे हैं। अब सर फिर कैसे होगा? हम कहाँ रुके? सर हम यहाँ पे रुके कि यहाँ पे रुके? अगर यहाँ पे रुकेंगे तो सबसे बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। क्यों? कि यहाँ पे रुकने से क्या हो जाएगा, आप अगर एडिशनल यूनिट नहीं बनाओगे तो आप सोचो ना, आप अगर यहीं पे रुक जाओगे, आप इतनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करोगे, मान लो आप यहाँ यहीं पे रुक गए। अगर आप ज्यादा बनाते तो क्या होता? अगर आप एडिशनल आउटपुट बनाते ना तो क्या होता? आपको कॉस्ट कितनी लगती? ये कॉस्ट वाला कर्व है। आपको कॉस्ट कितनी लगती? कम लगती। और बेच के आपको कितने पैसे मिलते? ज्यादा मिलते। तो आप क्यों नहीं बना रहे हो? आप क्यों रुक रहे हो यहाँ पे? आप बनाओ। यहीं पे ही तो इंसेंटिव मिल रहा है आपको। यहीं पे ही तो ऐसी स्टेज है, बनाओगे तो खर्चा कम लगेगा और पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो सर ये तो प्रॉफिटेबल वाला पोर्शन है ना, यही तो हमारा एडवांटेज है, क्योंकि कॉस्ट कर्व यहाँ पे नीचे जा रहा है और रेवेन्यू वाला कर्व ऊपर है। इसका मतलब बनाएंगे तो कॉस्ट कम आएगा, रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। तो बनाओ। तो फिर यहाँ पे क्यों रुक रहे हो? हम सर यहाँ पे रुकेंगे, इस पॉइंट पे रुकेंगे कि इस पॉइंट तक क्या हो जाएगा, हमको कॉस्ट कमाने वाला है, रेवेन्यू ज्यादा मिलने वाला है, मीन्स हम प्रॉफिट कमाने वाले हैं। इसके बाद अगर आप बनाने जाओगे, इसके बाद अगर आप बनाने जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो जो आपने एडिशनल यूनिट बनाया, ये वाला, ये एडिशनल यूनिट बनाया, इसको बनाने का खर्चा जो है वो इतना लगेगा, और बेच के रेवेन्यू कितना आएगा, इतना आएगा। तो बनाने का खर्चा ज्यादा है, बेच के पैसे कम मिल रहे हैं, तो सर हम ये क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारा लॉस हो जाएगा फिर तो बनाएंगे तो इसलिए हम सर ये वाला यूनिट नहीं बनाएंगे। मत बनाओ, यहीं पे रुक जाओ। तो एक फर्म कहां पे रुकती है, कितना आउटपुट बनाती है? जब उसका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल नहीं होता है। यहां पे मुझे दो दो पॉइंट मिल गए, तो मैं कौन से पॉइंट पे रुकूंगा? सर मैं उस पॉइंट पे रुकूंगा जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये नीचे से कट कर रहा है, नीचे से कट कर रहा है किसको? मार्जिनल रेवेन्यू को। सर ये वाला जो कर्व है ना, ये ऊपर से कट कर रहा है, ऊपर से ऐसे। शुरुआत कहां से हुई कर्व की? यहां से हुई ना। तो ये कट किया उसने ऊपर से, यहां पे रुकेंगे क्या? नहीं। ये कट किया उसने नीचे से, यहां पे रुकेंगे क्या? सर हाँ। तो एक बात ध्यान में रखना, फर्म अपना आउटपुट उस पोजीशन पे रोक देती है, उस क्वांटिटी पे रोक देती है जहां पे उसका MC इक्वल्स टू MR होता है, और एंड हिंदी का और MC कर्व जो है ये MR कर्व को नीचे से कट करेगा। ऊपर से कट करेगा वो पॉइंट पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि ऊपर से अगर कट करेगा तो और कॉस्ट नीचे आने वाली है। तो एडिशनल यूनिट्स बना के तो फायदा ही होगा ना, कि कॉस्ट कम आ रही है, रेवेन्यू ज्यादा मिल रहे हैं। ये पॉइंट पे क्या होगा, इसके बाद अगर आप बनाना शुरू करोगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसके आगे नहीं जाएंगे, इस पॉइंट पे हम रुक जाएंगे। तो दो बातें हैं, MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए, और MC कर्व जो है ये कट करेगा MR को, कहां से? फ्रॉम बिलो। MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना, वो पोजीशन पे हम रुकते हैं। तो एक फर्म अपना प्रोडक्शन जो है, अपना आउटपुट उस पोजीशन पे रोकती है
जब उसका एमसी और एमआर इक्वल होता है और एमसी कर्व कट करता है एमआर कर्व को फ्रॉम बिलो, नीचे से कट करना शुरू करता है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक यूनिट आपने बनाया, उसको बनाने का जो खर्चा था वो, और वो एडिशनल यूनिट बेच के आपको कितना पैसा मिला, एक यूनिट बनाने का खर्चा और वो जो आपने बनाया है वो बेच के पैसा कितना मिला, पैसा जो मिला और कॉस्ट जो लगी ये इक्वल होगी, उस पॉइंट पे हम रुकने वाले। क्लियर? कॉस्ट कम लग रही है, बेच के पैसा ज्यादा मिल रहा है तो बनाएंगे, प्रॉफिट होगा। कॉस्ट ज्यादा लग रही है लेकिन बेच के पैसा कम मिल रहा है तो क्यों बनाएंगे, लॉस होगा ना। तो हम उस पॉइंट पे रुकेंगे जहां पे बनाने का जो खर्चा है, एक यूनिट एडिशनल बना के जो खर्चा आया और वो यूनिट बना के बेच के जो पैसे मिलेंगे, हमको पैसे कम मिलेंगे, कॉस्ट ज्यादा लगेगा तो हम नहीं बनाएंगे, दोनों इक्वल रहेंगे, उस पोजीशन पे हम रुकने वाले। तो हमारा आउटपुट डिसाइड हो गया, इतना हम आउटपुट बनाने वाले। तो दोस्तों हमने इस मार्केट में दोनों चीजें डिसाइड कर ली। एक फर्म प्राइस कैसे डिसाइड करती है वो भी देख लिया। प्राइस कैसे डिसाइड करती है, उसको प्राइस वो उठाना पड़ता है जो मार्केट में चल रहा है, और मार्केट की प्राइस म्हणजे इसका जो प्राइस है वो डिपेंड करता है मार्केट की प्राइस के ऊपर। और मार्केट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, मार्केट का टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई से डिसाइड होती है। जहां पे टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई जो है मार्केट का इक्वल होगा, हम कहेंगे कि मार्केट इंडस्ट्री क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे मार्केट इक्विलिब्रियम में आ रहा है, उस प्राइस को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। और वही प्राइस हर एक फर्म को उठाना पड़ता है, उसी प्राइस पे उसको सेल करना होता है। मार्केट में जो प्राइस चल रहे उसी प्राइस पे, मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे सेलर को बेचना पड़ेगा, एक फर्म को बेचना पड़ेगा। अगर मुझे भी बिजनेस लगाना है तो मुझे भी वही प्राइस उठानी पड़ेगी जो मार्केट में चल रही है, और मार्केट में वो प्राइस चल रही होती है जो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। मीन्स उस प्राइस पे टोटल डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है। मीन्स कोई भी सप्लायर, कोई भी सेलर, उसके पास गुड्स नहीं बचेगा, स्टॉक नहीं बचेगा, वो अपना सारा सामान बेच देगा। और कोई भी बायर खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, उसकी डिमांड पूरी होगी। उस प्राइस पे मार्केट स्टेबल होता है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम स्टेट है मार्केट की, और वही प्राइस फर्म को उठानी पड़ेगी। तो प्राइस तो डिसाइड हो गई, अब सेकंड पॉइंट हमको आउटपुट डिसाइड करना है। अब इसी प्राइस पे फर्म को बेचना पड़ेगा, ये प्राइस पे ही उसके पास उसको गुड्स बेचने हैं। एक फर्म के पास बस एक ही ऑप्शन है अपना रेवेन्यू बढ़ाने का, उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है ना, तो उसको ज्यादा क्वांटिटी सेल करनी होगी, लेकिन उसको यही प्राइस पे सेल करना होगा, 20 रुपीज पे। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि आखिर फर्म बनाए कितना। हमको ये तो पता चल गया कि रेवेन्यू बढ़ाना है तो क्वांटिटी ज्यादा सेल करना होगा, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने से थोड़ी ना चलता है, हमको कॉस्ट भी तो देखना होता है, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है ये रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस होता है ना। तो हमको दोनों बातें देखनी होती है, सिर्फ रेवेन्यू की तरफ नहीं देखना होता है, कॉस्ट की तरफ भी देखना होता है। तो हम उस पॉइंट पे रुकेंगे जहां पे एक यूनिट एडिशनल बना के जो खर्चा आया और एक यूनिट एडिशनल बेच के जो रेवेन्यू आया, ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो हमको ऐसे दो पॉइंट मिले जब मैंने एमआर कर्व और एमसी कर्व ड्रॉ किया, क्योंकि एमआर कर्व भी यही है, प्राइस वाला कर्व भी यही है, डिमांड कर्व भी यही है, और एवरेज रेवेन्यू वाला कर्व भी यही है। कि हमारे टेबल में ये जो था, एवरेज रेवेन्यू 20 आया था सबका, मार्जिनल रेवेन्यू भी 20 आया था, और प्राइस भी 20 था। तो ये एक कर्व नहीं है, एक के ऊपर एक ऐसे चार कर्व है, लेकिन दिख ऊपर से एक ही रहा है आपको। तो एमआर कर्व भी यही है, एमआर कर्व, और फिर मैंने एमसी कर्व को ला लिया। एमसी कर्व तो वैसा ही रहेगा, कि सर आप कोई भी मार्केट में चले जाओ, एमसी जो कॉस्ट जो है वो वैसी ही रहती है, कॉस्ट चेंज नहीं होने वाली है। मार्केट बदल जाएगा तो रेवेन्यू चेंज हो जाएंगे, लेकिन कॉस्ट तो उतनी रहेगी। तो यहां पे मैंने एमसी कर्व ड्रॉ कर लिया, एमआर कर्व ड्रॉ कर लिया था मैंने। एमआर कर्व तो पहले ही ड्रॉ हो चुका था। अब एमसी कर्व ड्रॉ होने के बाद में मैंने देखा कहां पे इक्वल हो रहा है, क्योंकि जहां पे इक्वल होंगे हमको वहां पे रुकना है। अब यहाँ पे तो मुझे दो दो पॉइंट मिल गए इक्वल वाले, इसलिए ये पॉइंट पे मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि इसके बाद ही तो मुझे फायदा मिलना शुरू होगा। इसके बाद क्या होगा, मैं ज्यादा क्वांटिटी बनाऊंगा तो कॉस्ट कम आएगी, और बेच के ज्यादा पैसे मिलेंगे तो प्रॉफिट होने वाला है ना। फिर इस पॉइंट पे मैं रुक जाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एमसी और एमआर इक्वल हो रहा है। लेकिन इसके बाद आगे मैं अगर बनाऊंगा तो बनाने का जो कॉस्ट है वो ज्यादा लगेगा, और बेच के जो मुझे रेवेन्यू मिलेगा वो कम आएगा, तो यहाँ पे मुझे लॉस होगा। तो मैं यहाँ पे ये एडिशनल यूनिट नहीं बनाने वाला हूं, मैं सिर्फ इतना ही बनाने वाला हूं। इसीलिए मेरी क्वांटिटी भी डिसाइड हो गई, एक फर्म इतना ही आउटपुट बनाएगी। कितना,
जहां पे उसका एमसी और एमआर इक्वल हो रहा है और एमसी कर्व कट कर रहा है एमआर कर्व को फ्रॉम बिलो। क्लियर? तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशन जिस पॉइंट पे सेटिस्फाई होगी वो फर्म का आउटपुट रहेगा, उतना आउटपुट एक फर्म बनाएगी। प्राइस उसको मार्केट से उठाना पड़ेगा और मार्केट की प्राइस मार्केट की डिमांड और मार्केट के सप्लाई से तय होती है। जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा वो प्राइस फिक्स हो जाएगी, वही प्राइस फर्म उठा लेगी। प्राइस हो गया डिसाइड, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, सारे कर्व्स वही होंगे, एक के ऊपर एक 4 कर्व आ गए। अब आउटपुट डिसाइड करना है, आउटपुट डिसाइड करना है तो सिर्फ रेवेन्यू से डिसाइड नहीं होगा, आपको कॉस्ट भी लेना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। और कॉस्ट क्या लेंगे? एमसी कर्व लेंगे। एमआर कर्व और एमसी कर्व इक्वल होने चाहिए, उस पॉइंट पे फर्म रुकती है। लेकिन यहाँ पे दो दो मिल गए, इसलिए हमने एक और कंडीशन लगा दी, एमसी कर्व कट करेगा एमआर कर्व को, कहां से? फ्रॉम बिलो। उस पॉइंट पे हम रुकेंगे, क्योंकि उसके आगे जाके फायदा नहीं है। उसके आगे हम बनाएंगे तो कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, रेवेन्यू तो उतना ही है, तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम जाएंगे नहीं। और पहले वाले पॉइंट पे हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे रुकना बेवकूफी हो जाएगी। इसके आगे अगर आप मैन्युफैक्चर करना चालू करोगे तो ही तो कॉस्ट कम आ रही है, रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे हम रुकने नहीं वाले हैं। तो अबाउ से कट करेगी वहां पे नहीं रुकेंगे, बिलो से कट करेगी वहां पे रुकेंगे। ठीक है, तो आज हमने दोस्तों प्राइस और आउटपुट, हमने ये दोनों परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में डिसाइड कर लिया है। हमको और भी चर्चा करनी है, परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, और भी हमको चर्चा करनी है। ये चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा। दोस्तों अगर आज ये लेक्चर सुनने के बाद कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है ना, आप मुझसे एकदम फ्री बिंदास होके पूछ लीजिए। अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप मुझसे कोई भी अपना डाउट क्लियर नहीं करवाओगे तो ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपका ये जो चैप्टर है आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये आज का लेक्चर अगर आपको समझ गया तो आपको आगे के लेक्चर्स भी समझ में आएंगे। अगर आपको आज डाउट दिमाग में रह गया ना, मन में अगर डाउट रह गया ना, तो ये डाउट बढ़ते ही जाएगा, आपको ये चैप्टर समझेगा नहीं। तो आप मुझसे क्लियर करवा के लो। जो भी मैंने आपको आज के लेक्चर में समझाया है ये आप बुक में से रीड कर लो, मॉड्यूल तक उतना ही रीड करना, उसके आगे का रीड मत करना। आपको सब समझ जाएगा एक बार रीडिंग में। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी आप मुझसे डाउट पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करवा के ही रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।